हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि 7वें चरण के लिए जो नियमावली 2020 बनकर तैयार हुई थी, इस नियमावली में सुधार की जरूरत क्यों है। हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि जैसे ही कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलता है या फिर 7वें चरण को लेकर कोई नया न्यूज़ आता है तो हम लोग आपके सामने में जरूर लेकर आएंगे, और आज का हमारा ये वीडियो उसी पर आधारित है। इससे पहले आप लोग को बोलते हैं कि जो लोग हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको दिखाई पड़ेंगे जहां पे सबसे सटीक आधार पे, आंकड़ों के आधार पे आपको विश्लेषण करके दिखाया जाता है। वीडियो के शुरुआत में ही एक बात की और चर्चा करना चाहते हैं कि शिक्षा सुधार रोजगार के जो नीरज जी हैं, इन्होंने आपको बोला था, उनका वीडियो में एक दिन देख रहे थे तो उन्होंने बोला कि जो यूट्यूब चैनल वाले इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं कि नियमावली 2020 में कोई संशोधन नहीं होने जा रहा है। तो आज हम नीरज सर को बोलना चाहते हैं कि सर, हम स्टाम्प पेपर पर लिखकर देने के लिए तैयार हैं कि जो यहाँ पर दो बात लिख रहे हैं, दोनों में से कोई एक ही बात सही होगी। या तो आपको ये देखने में मिलेगा कि नियमावली 2020 में कोई संशोधन नहीं होगा और पहले की तरह जिस तरह से ऑफलाइन आवेदन होता था उसी तरीके से ऑफलाइन आवेदन होते रहेगा। क्योंकि आप देखिएगा तो नियमावली 2020 में आपके स्क्रीन पे भी डाल देते हैं, क्या लिखा गया हुआ है कि आवेदन की जो प्रक्रिया होगी यह प्रक्रिया ऑफलाइन तरीके से होगी। अब आप ही बताइए, खुद जब शिक्षा सचिव संजय सर जो है ये एक तरफ कह चुके हैं, इन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से बताया था कि 7वें चरण में जो आवेदन की प्रक्रिया होगी ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड तरीके से होगी। तो आप कैसे कर सकते हैं कि जब आपके नियमावली में ही लिखा है कि ऑफलाइन आवेदन होगा तो फिर आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करवा सकते हैं। ये तो एक विरोधाभास होगा, इसलिए उसमें सुधार की जरूरत है। तो नीरज सर आपको सबसे पहले बताते हैं कि या तो ऑफलाइन आवेदन होगा या फिर नियमावली 2020 में संशोधन करने की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि बिना संशोधन किए ऑनलाइन आवेदन होना संभव नहीं है। इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात जो है, जो यहाँ पे आज लिखा गया है, यहाँ से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है कि नियमावली 2020 में सुधार की जरूरत क्यों है। इसको आप लोग देखिए कि आखिरकार हम क्यों कह रहे हैं कि नियमावली 2020 में सुधार की जरूरत है। आपके सामने में कुछ आंकड़े हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं जी, इन आंकड़ों पर आप लोग ध्यान दीजिए, एक एक करके बिना स्किप करते हुए देखिएगा, तब सारी बात समझ में आएगी कि आपके साथ कितना बड़ा छल किया जा रहा है नियमावली 2020 के नाम पर। यहाँ पर मुख्यतः हम लोग बात करेंगे क्लास 1 to 5 की बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने क्लास 6 to 8 की बात कर दी है और दोबारा से उसको हम रिपीट नहीं करना चाह रहे हैं। 6 to 8 में नियमावली 2020 लगभग संतुलित है, इसमें ज़्यादा समस्या है भी नहीं। जो मूल समस्या है वो क्लास 1 to 5 में 2 साल हम यहाँ पर लिख रहे हैं। एक साल लिख रहे हैं 2017-19 और फिर इसके बाद लिख रहे हैं 2018-20। मामला समझिए कि पूरा मामला है क्या। अगर आप देखेंगे 2017-19 तक, उससे पहले आपके सामने में हम लिख देते हैं डाइट, या फिर इसके सामने आपके लिखा जा रहा है PTEC। डाइट का मतलब है कि आपके जिले में, आप बिहार के 38 जिले हैं, आप जिस भी जिले में होइएगा हर एक जिले में सरकारी ट्रेनिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, जो कि DLED का ट्रेनिंग करवाते हैं। बस इंटर बेसिस पे जिन्होंने इंटर किया है वे चाहे तो इनमें एडमिशन करवा सकते हैं और इसके आधार पे DLED का ट्रेनिंग कर सकते हैं। ध्यान देने की बात क्या है कि 2017-19 तक यह वह साल था जब इन डाइट कॉलेजों में एडमिशन कैसे होता था, इस बात को आप समझ लीजिए। इन डाइट कॉलेज से मुख्यतः वही लोग 2017-19 तक ट्रेनिंग कर सकते थे जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं टीचर थे, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, वही लोग यहाँ से ट्रेनिंग कर सकते थे। लेकिन 2017-19 में आके क्या चेंजिंग हो गया, अगर अच्छे से याद हो किन्हीं लोगों को, तो केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें कहा गया था कि 31 मार्च 2019 तक देश में कहीं भी अप्रशिक्षित शिक्षक नहीं होने चाहिए, यानी कि अनट्रेन्ड टीचर नहीं होने चाहिए। इसलिए 31 मार्च 2019 तक ऑलमोस्ट जितने भी टीचर थे जो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे थे या प्राइवेट स्कूल में भी कहीं ना कहीं पढ़ा रहे थे, उन लोगों को सरकार ने ट्रेनिंग करवा दिया। तो यही कारण है कि 2017-19 जो हम लोगों ने लिया है, 2017-19 तक ऐसे टीचर जो बिहार में कहीं ना कहीं पढ़ा रहे थे किसी सरकारी स्कूल में और अनट्रेंड थे, जिनको नहीं पता होगा, आश्चर्य होगा, वो लोग कहेंगे कि अनट्रेंड टीचर की भर्ती कैसे होगी। तो आप लोग जान लीजिए 2014 तक बिहार में यह सिस्टम था कि जो लोग अनट्रेंड थे, यानी कि उन्होंने BEd या DLED की ट्रेनिंग नहीं की हुई थी, वे लोग भी शिक्षक बन सकते थे
कोई इसमें परेशानी नहीं थी। शिक्षक बनने के बाद उनको ऐसा कर दिया गया कि ये 31 मार्च 2019 तक उन लोगों को ट्रेनिंग कर लेना था। तो बहुत सारे लोगों ने किया। कहाँ से किया? तो कुछ लोगों ने प्राइवेट से भी किया और अधिकतर लोगों ने इस सरकारी कॉलेज जो डैट है या इसी का डैट का कहीं कहीं किसी जिले में नाम PTEC है, प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज, इस तरह से नाम है। तो 2017-19 तक अधिकतम लोगों ने कर लिया। तो इसका परिणाम अच्छा, इसी 17-19 में एक चीज़ ये भी था कि आपको NIOS वाला जो आप लोगों ने मामला देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने NIOS से डीएलएड किया था, वो मामला भी इसी में सम्मिलित था। तो कुछ लोगों ने कहाँ से किया है? NIOS से कर लिया। कुछ लोगों ने कहाँ से किया? तो बिहार में जो डायट ट्रेनिंग कॉलेज है इससे किया है। इसका मतलब है कि 31 मार्च 2019 के बाद बस मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दे, नाम मात्र के लोगों को छोड़ दे, तो बिहार में कोई भी अनट्रेंड टीचर नहीं बचे हुए हैं। अब समस्या क्या हुई कि 17-19 के बाद जब अनट्रेंड टीचर बचे ही नहीं है, तो 18-20 के बाद से एक बार कैमरामैन से पूछ लेते हैं क्या जो लिखा हुआ है स्पष्ट दिखाई दे रहा है? ठीक। 18-20 के बाद सरकार के सामने यह समस्या भी खड़ी हो गई कि ये जो सरकारी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, डैट है, PTEC है, इनका क्या किया जाए, क्योंकि इनका उद्देश्य लगभग खत्म हो चुका था। सारे टीचर को ये ट्रेनिंग करवा चुके थे। अब सरकार के सामने समस्या थी कि क्या इनको बंद कर दिया जाए। तो सरकार ने कहा कि नहीं, इनको बंद नहीं किया जाए। अब इनमें हम क्या कर देते हैं कि ऐसे लोगों की भर्ती कर देते हैं, ऐसे लोगों को पढ़ने के लिए रास्ता खोल देते हैं जो लोग नए हैं, मैट्रिक किए हैं, इंटर किए हैं, ये लोग यहाँ पर आके ट्रेनिंग कर सकते हैं, भले वे कहीं अभी टीचर नहीं भी हैं। इसका क्या परिणाम हुआ कि आपको देखने में मिलेगा 2018-20 सेशन के बाद से लेकर अभी तक हर एक जिले के डाइट में या PTEC में अंक के आधार पर एडमिशन होता है, यानी कि मार्क्स बेसिस पे आपको एडमिशन होता है। और मार्क्स का बेसिस क्या लिया जाता है कि आपके 10th में अंक कितने हैं, आपके 12th में अंक कितने हैं, इन दोनों को लिया जाता है और इसके बाद आपको इसको 2 से डिवाइड किया जाता है। यानी कि किसी कैंडिडेट को अगर 10th में अंक 96% है प्लस इसका मान लेते हैं कि 12th में अंक है 90% है, तो इस दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड किया जाएगा। ये इसका मेधा प्रतिशत होता है। इसी मेधा प्रतिशत के आधार पे सारे स्टूडेंट का एक लिस्ट बनाया जाता है, मेरिट लिस्ट बनाया जाता है और उसके आधार पे बहाली होती है। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि इतना कथा कहानी बताने की क्या जरूरत है, तो अब आ जाइए असली मुद्दे पर कि पूरा कथा कहानी बताने की क्या जरूरत है, क्या समस्या उत्पन्न हो रही है। 2018-20 पहला बैच था, 2019-21 दूसरा बैच था। ये 2 बैच ऐसे हैं जिनका रिजल्ट फाइनल आ चुका है डीएलएड का, कोई भी इफ यस बट नो नहीं है। इन 2 बैच का तो रिजल्ट फाइनल आ ही चुका है। आपको पिछले वीडियो में जो 6 to 8 के लिए हम लोगों ने वीडियो बनाया था, जो लोग नहीं देखे हैं ऊपर में लिंक आ रहा है, उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं कि उसमें हम लोगों ने बताया था कि बिहार में कुल लगभग 63 गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, यानी कि 63 डैट या PTEC कॉलेज। कहने का मतलब है कि इन 63 कॉलेज में कम से कम 6300 सीट। ध्यान दीजिए, यहाँ से अब आंकड़ा का कार्यक्रम शुरू हो गया आपके सामने में कि इन 63 कॉलेजों में कम से कम 6300 सीट। कुछ कॉलेजों में 50 भी सीट है, कहीं पे 100 भी होता है, कहीं 150 भी, कहीं 200 भी सीट है, इस तरीके से है। लेकिन औसतन अगर 100 का ही आंकड़ा लेके चलिएगा तो कम से कम 6300 सीट तो बिहार में है ही है। इन 6300 सीट को अगर आप 2 साल से, ये 2 बैच कंप्लीट हो चुके हैं, इन 2 बैच से गुना कीजिएगा तो आपके सामने में आंकड़ा निकल के आएगा 12,600। ये मिनिमम आंकड़ा है। कम करें मतलब कि इससे कम तो आंकड़ा है ही नहीं, इससे ऊपर जा सकता है, इससे कम नहीं। 12,600 स्टूडेंट बिहार में अभी ऐसे मौजूद हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर से स्किप करने का प्रयास नहीं कीजिए। जिनको गलत लगे ये डाटा वो वेरीफाई कर सकते हैं। आज आप क्या कीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद अपने ज़िले के डाइट कॉलेज में जाइए, अपने ज़िले के PTEC कॉलेज में जाइए, आपके आसपास में जो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने डीएलएड का ट्रेनिंग किया है उनके पास जाइए, उनसे फ़ोन कीजिए, पूछिए, आंकड़ा दौड़ाइए, गाड़ी लेकर निकल जाइए। हमको झूठा साबित करने पर निकल जाइए इस मिशन पे, लेकिन आप झूठा साबित नहीं कर पाएंगे। और अगर वेरीफाई करके आत्मा में संतुष्टि लेना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि ये एक चिंताजनक बात है। 12,600 स्टूडेंट बिहार में कम से कम ऐसे हैं जिनका औसत मेधा प्रतिशत कम से कम 80% से ऊपर है। ध्यान देने की बात। जो लोग आप लोग को बार बार बरगलाते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि कोर कमेटी की बैठक होती है, अक्सर बिहार में कोर कमेटी की बैठक होती रहती है,
10 तो मेरे ख्याल से कम कोर कमेटी है, इतने हर जिले में जिलाध्यक्ष है, लेकिन कभी भी किसी ने इस बात पे हमने नहीं देखा है कि उन्होंने सवाल उठाया है कि कम से कम बिहार में आज के डेट में मिनिमम 12,600 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका औसत मेधा प्रतिशत कम से कम 80% है। ये अधिकतम हाईएस्ट आंकड़ा जानते हैं कहाँ तक जाता है? ये आंकड़ा अधिकतम 94 से 96% पर चला जाता है। ठीक है, पूछिएगा कि इससे हम लोगों को क्या समस्या होगी, इससे 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में क्या समस्या होगी? इससे 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में यह समस्या होगी कि जब आप क्लास 1 to 5 में अप्लाई करने के लिए जाएंगे, जब बहाली आएगी, वैकेंसी आएगी, आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे, तो ऐसे छात्र जिन्होंने आज से 10 साल पहले मैट्रिक किया है, 10 साल पहले इंटर किया है, 4 साल पहले मैट्रिक किया है, 4 साल पहले इंटर किया है, इनका जो मैट्रिक और इंटर का अंक था इतना ज़्यादा कम है कि आप अपना मेधा प्रतिशत निकालिएगा तो आप क्या इस रेंज में आ रहे हैं? 80 से 96 के रेंज में आ रहे हैं। अगर आप नहीं आ रहे हैं तो फिर आप सोचिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ खड़े हो पा रहे हैं। और ये मत बोलिएगा, कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि सर इससे क्या समस्या होगी, सीट तो 50,000 है। अक्सर ये बात कहा जाता है कि सर सीट तो 50,000 है, इससे क्या समस्या हो जाएगी? आप तो केवल 12,600 का ही आंकड़ा बताए हैं। ध्यान देने की बात यह है कि ये 12,600 मिनिमम आंकड़ा है। हमने केवल 63 कॉलेज का आंकड़ा लिया है। बिहार में कुल, आपको जान के आश्चर्य होगा, पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने बताया था कि 297 टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हैं डाइट के। हम लोगों ने 297 में केवल 63 का आंकड़ा ही लिया है, क्योंकि 63 का आंकड़ा आरटीआई के माध्यम से आपके सामने में है। हम लोग यहाँ पे उस डाटा को इस वीडियो में डाल भी देते हैं, आपके स्क्रीन पे वो डाटा आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे। जरा इन लोगों का मेधा प्रतिशत देखिए, ये लोग आपके कंप्यूटर हैं। आप चाहे किसी भी कैटेगरी के क्यों न हो, आप जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ईबीसी हो, महिला हो, चाहे कुछ भी हो, जरा इन लोगों का मेधा प्रतिशत देखिए। एडमिशन के समय इन लोगों का मेधा प्रतिशत इतना था, डीएलएड करने के बाद भी लगभग इनका मेधा प्रतिशत इतना ही है। इनमें से बहुत सारे, कम से कम 100 स्टूडेंट का हम लोगों ने इस बात के लिए वेरीफाई किया है, सैंपल लेने के लिए, कि अगर एडमिशन इन्होंने इतना पर लिया है डीएलएड कॉलेज में, तो डीएलएड करने के बाद इनके पास कितना अंक बनता है मेधा प्रतिशत। आपको जान के आश्चर्य होगा, मेधा प्रतिशत इन लोगों का लगभग उतना ही रह जाता है जितने पर इन्होंने एडमिशन लिया है। तो 297 कॉलेज में केवल 63 कॉलेज का आंकड़ा हम लोगों ने आपके सामने रखा है। तो केवल 63 कॉलेज में 12,600 मिनिमम ऐसे स्टूडेंट आ जाते हैं जिनका औसत मेधा प्रतिशत 80 से 94 या 96% के रेंज में आ जाता है। आप खुद का मेधा प्रतिशत जोड़िए। जो लोग आज से 10 साल पहले किए होंगे मैट्रिक, उनका जरा यहाँ पर हम जोड़ के बता देते हैं कि उनकी स्थिति क्या रहने वाली। 10 साल पहले जो लोग बिहार बोर्ड से मैट्रिक किए हैं, 10th किए हैं, इंटर किए हैं, तो उनको कितना होगा? उस समय बिहार बोर्ड में कितना अंक आता था? 75% नंबर आता था। इस 75% किसी को मैट्रिक में आया, 60% इंटर में आया। आप जोड़ लीजिए, 75 और 60 को जोड़ लीजिए, 135। अभी से 135 को अगर आप भाग दीजिएगा, यही ना, इसमें इसके बाद आप इसमें ट्रेनिंग का जोड़ लीजिएगा। ट्रेनिंग में आपको कितना होगा? 76% मान लीजिए। इसको भी जोड़ लीजिए। इस तीनों को जोड़ने, इसको जोड़ने के बाद 3 से डिवाइड कर दीजिए। यही आपका मेधा प्रतिशत निकलेगा शिक्षक नियोजन के लिए। तो एक तरफ आपको मैट्रिक में अंक है 75% है, दूसरा है 60% है। दूसरा जो बच्चा है इसका मैट्रिक में है 96%। पिछले 2 साल के कोरोना बैच में, इससे पहले भी जो 3-4 साल से रिजल्ट आ रहा है, उसमें बम्पर नंबर ठेल के दिए जा रहे हैं। खैर, उन लोगों को मेहनत से नंबर आए हैं या अन्य तरीके से है, उस पर हम कमेंट नहीं करना चाहेंगे। उनके अंक हैं। लेकिन भाई ये तो बात है ना कि किसी को 96% आ जाता है, जो 10 साल पहले किया है, इसको 75% नंबर आया है। तो इन दोनों में क्या बराबरी है? बराबरी बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों को आप कैसे बराबरी में, इक्वलिटी में कैसे खड़ा कर सकते हैं? तो आपको सोचने की बात है कि कभी क्या किसी कोर कमेटी वाले ने, क्या कभी किसी यूट्यूब चैनल ने इस प्रश्न को उठाया है, इस प्रश्न को आपके सामने लाया है कि ये जो गैर बराबरी हो रही है, जो नियमावली 2020 बनी थी, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि सुधार की जरूरत है, तो ये सुधार क्यों नहीं होना चाहिए कि इन दोनों में इतना ज़्यादा भेदभाव है? 10 साल पहले जो लोग किए हैं उन लोगों में और अभी के लोगों में आप कंपटीशन एक बराबरी में लाके करवाना चाहते हैं, आप कैसे करवा पाएंगे? आप लोग को हम ओपन करके छोड़ते हैं कि आप लोग अपने अपने समझ से सुझाव दीजिए कि आखिरकार इस गैर बराबरी को खत्म करने का क्या उपाय हो सकता है।
ऐसा कौन सा तरीका अपना जाए कि जिसके आधार पर ये जो गैर बराबरी हो रहा है इसमें इसको दूर किया जा सके। और आपको बता दें कि आप कमेंट बॉक्स में देखिएगा, बहुत लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे कमेंट बॉक्स में जो इस कैटेगरी में है वे इस कैटेगरी वाले को देखना नहीं चाहेंगे। स्पष्ट बात है, क्योंकि ये फायदे में है कि इसको नहीं देखना चाहेंगे। तो आपको बताना है कि आपके साथ भेदभाव क्यों होना चाहिए, कब तक इस भेदभाव को सहिएगा। नियमावली 2020 में जो हम लोगों ने शुरू में लिखा था कि सुधार की जरूरत क्यों है, तो सुधार की जरूरत इसलिए है क्योंकि 1 to 5 में गला काटने का काम किया जा रहा है। ये जहर है। खुद सीबीएसई बोर्ड वालों में भी ये स्थिति है, सिर्फ बिहार बोर्ड वालों में स्थिति नहीं है, सीबीएसई बोर्ड में भी ये स्थिति है कि आज से 10 साल पहले जो सीबीएसई बोर्ड से 10th पास किए वो और अभी जो सीबीएसई बोर्ड से 10th पास करते हैं वो, उनमें भी अंतर है अंक का। तो जो हमारे मुख्यमंत्री है, जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने क्या किया है कि सारे को एक लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है कि तुमने इतने साल पहले पास किया फिर भी आज के डेट में इनसे मुकाबला करो। तो ये तो एक तरह से भेदभाव है स्पष्ट रूप से नियमावली 2020 पे। ऐसे में जिनका कम अंक है उनका होने का चांस कभी भी नहीं होगा, क्योंकि भले आप सीटों की संख्या 50,000 करवा लीजिएगा, 12,600 तो हम खड़े खड़े गिनवा दिए कि इतना मेधा अंक है, आपसे बहुत आगे हैं और इसके आगे भी आंकड़ा है। अच्छा, 50,000 सीट में ऐसा थोड़ी है कि पूरा का पूरा 50,000 सीट आपको प्राइमरी का ही है, 1 to 5 का ही, उसमें 6 to 8 के भी सीट शामिल हैं। तो इससे भेदभाव तो होगा ही होगा। तो आप कमेंट करके आप लोग बताइए कि आखिरकार सुधार क्या हो। फिर अगर आप लोग कुछ उचित बात नहीं बता पाते हैं, आप लोगों को कोई आइडिया ऐसा नहीं आ पाता है या कोई आदमी अच्छा सुझाव भी देते हैं, तो उनके सुझाव को लेते हुए फिर हम अपना भी कोई बात होगा तो उसको आगे के वीडियो में डालेंगे कि सुधार की प्रक्रिया किस तरीके की होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आप नोटिफिकेशन बहुत तेज़ी से निकलवा लीजिएगा, आज का आज निकलवा लीजिएगा, लेकिन इस तरीके का भेदभाव अगर होगा तो फिर छठे में भी नहीं हुआ, 7वें में भी नहीं होगा, 8वां आएगा तो 8वें में भी यही हाल रहेगा। तो सुधार की प्रक्रिया तो होनी ही चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि पूरे बिहार तक ये बात पहुँचे और जितने भी लोग हैं इस भेदभाव के प्रति जागरूक हो सके और अपनी आवाज़ उठा सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।